दोस्तों नमस्कार। मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जयपुर में बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार पहुंचे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए प्रदर्शन किया। उन सभी साथियों को धन्यवाद जिस कोरोना काल में भी आप घर से निकलकर जयपुर पहुंचे। हमारा मकसद था कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। प्रदेश के मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया, जिसके लिए प्रदेश की मीडिया का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। दोस्तों लगातार आपने देखा होगा इस कोरोना काल में भी घर से बाहर निकलकर आपके लिए संघर्ष किया है और प्रयास किया है। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री से 22 नवंबर को मुलाकात हुई थी। 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना आपको पता है कि कल वो 1 महीना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज फिर जो हमारी जो जयपुर में जो मीटिंग हुई, मीटिंग क्या एक बेरोजगारों का हुजूम था। ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। हम लगातार आवाज उठा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहे थे कि अधिकारी और मंत्री नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? आपने अब ऊर्जा विभाग की मैं बात करना चाहूंगा। बीडी कल्ला जी ने घोषणा की थी कि सितंबर में भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी। 9000 पदों पर बजट में घोषणा की गई थी। एक भी सिंगल भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। आज मैंने उन चेहरों को देखा, एक वो झलक देखी, दर्द भी था, मासूमियत भी थी और उनकी वो पीड़ा थी जो मैंने सुनी और परखी। उनका कहना था कि हम गरीब परिवार के बच्चे हैं जो आईटीआई करते हैं और टेक्निकल हेल्पर का हम इंतजार करते हैं। पिछली बार निकाली गई और उसमें भ्रष्टाचार हो गया। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बड़ा गेम हुआ, बहुत बड़ा घपला हुआ और पढ़ने वाले युवा बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ। उस समय भी आवाज उठाई गई, लेकिन आवाज उन लोगों की दबा दी गई। इस बार घपला होने से पहले ही हजारों की संख्या में सरकार के सामने गुहार कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं ऑफलाइन एग्जाम होनी चाहिए। टेक्निकल हेल्पर की ऑनलाइन एग्जाम नहीं ऑफलाइन एग्जाम होनी चाहिए और इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। नए वर्ष पे इनको तोहफा मिलना चाहिए। ये आज हमने सरकार के सामने टेक्निकल हेल्पर के उन मेरे साथियों की आवाज उठाई है। मैंने वादा किया था कि प्राथमिकता के साथ आपकी आवाज उठाऊंगा और आज आपकी आवाज बुलंद भी की है कि टेक्निकल हेल्पर की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और उसकी एग्जाम ऑफलाइन हो। इसमें आयु सीमा भी बढ़ाई जाए, 35 से 40 की जाए अन्य राज्यों की तर्ज पर। इसके अलावा परीक्षा केंद्र राजस्थान में होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जोड़ा जाए। जो 2013 की भर्ती में था 100 टेक्निकल के 50 सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के 50 क्वेश्चन इसमें जोड़े जाए, जिससे मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार को राहत मिले। मजबूती से बात रखी है, मीडिया ने पूरा साथ दिया है और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जब सीएमओ में वार्ता की तो वहां सीएम साहब के सचिव साहब ने कहा कि सीएम साहब तक वो आपकी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आज शाम तक ही सीएम साहब तक आपकी बात पहुंचा देंगे। मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और वहां इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज पहुंचानी थी। उस आवाज पहुंचाने में हम सक्षम हो गए और हमने साथ में ही आपकी जो भर्ती थी इसकी बड़ी मजबूती से आवाज उठाई है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोगों का यूं ही साथ मिलता रहा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार। आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी और जो आपकी जो आयु सीमा वाली मांग है और जीके वाली, ये आपकी चारों मांगे, चारों मांगे वाजिब है और आपके साथ मैं खड़ा हूं। सीना ठोक के कहता हूं आपके साथ रहूंगा जब तक आपके काम नहीं हो जाए। आप लोग एकजुट रहे, मजबूत रहे। जिस प्रकार आज आपने ताकत दिखाई है वो ताकत जब भी आपको याद करें आपको दिखानी है। ये टेक्निकल हेल्पर के अभ्यर्थियों के लिए है। इस धरने में जेएन भर्ती के अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। उनकी मांग थी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए, बैंकिंग हटाई जाए। वो बैंक कर्मी नहीं बन रहे, वो इंजीनियर बन रहे, तो उनकी मांग भी वहां तक पहुंचाई गई है। हालांकि कुछ मांग पहले आप लोगों के द्वारा रखी थी, उसमें सहमति बनी थी। इसमें भी मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे गुड एकेडमिक में एक समस्या आई थी, जो कई लोग बाहर हो चुके थे, जिन्होंने 2005 या 10 में जिन्होंने 10वीं बारी की थी कि 55% अनिवार्य है, कई चीजें जोड़ी थी, कई लोग बाहर हो गए थे। बिना बजट का काम था। सरकार ने जैसे 23 नवंबर को हमने वार्ता की थी तो उस गुड एकेडमिक नियम को हटाने का काम किया है। तो ऐसे में उनको राहत मिली है।
आपकी बात भी, क्योंकि उस समय मैंने बात रखी थी कि बिना बजट का काम है, आज सरकार के बजट भी नहीं लगेगा, काम हो सकता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान बढ़ाना बिना बजट का काम है, आप लोगों को राहत मिले और आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, ये बात रखिए। उन्होंने सीएम सचिव ने जो तमाम इश्यू थे उनके लिए कहा था कि वो सीएम साहब तक टेकअप कर दें, उनकी बात आपकी पूछा देंगे, ये चीज आज की वार्ता में निकल के है। इसके अलावा दोस्तों एसओजी से जो फर्जी डिग्रियां हैं पुस्तकालय अध्यक्ष में, लाइब्रेरी में, जो 44,000 से 90,000 पहुंच गए, उस मामले में हमारे सामने उन्होंने कहा कि इस मामले में एसओजी से जांच हो जाएगी, वो एसओजी को लेटर लिख देंगे। तो अब कुल मिलाकर है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष में, लाइब्रेरी में जो भारी जो आपने देखा फर्जी डिग्री उसकी जांच एसओजी से होगी। आज हमारे प्रतिनिधिमंडल को सीएम के सचिव साहब ने विश्वास दिलाया, मुझे विश्वास माननीय मुख्यमंत्री पे है। जिस प्रकार लेटर लिखा, मैंने फोन पे बात भी की, तो मुख्यमंत्री जी ने जेई भर्ती के लिए जांच के लिए आश्वासन दिया था और एसओजी उस मामले में जांच करी है। कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा खुलासा होगा। एसओजी पे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के युवा बेरोजगार चाहते हैं कि उस गैंग का खुलासा हो कि वो कहां से वायरल हुआ, इसमें कौन कौन लिप्त है या अधिकारी लिप्त है, उन सबका खुलासा होना चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये एसओजी को करना चाहिए। तो इस संबंध में भी हमने कहा, उन्होंने कहा कि एसओजी में इस मामले को दिया जाएगा, उन्होंने सहमति दी है कि वो भेज रहे हैं एसओजी को, जांच हो जाए। हमने उनको कागज देना चाहा तो उन्होंने कागज नहीं लिए, बोले कि एसओजी में जाएगी तो आप सीधे कागज एसओजी में देना जो सबूत थे। तो ये पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी की बात हो गई। अब बात कर रहा हूं दोस्तों, जो मेरे साथ छात्रावास अधीक्षक का भी गया था, उस मामले में विभाग से उन्होंने दोबारा रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इसमें सकारात्मक कदम उठाएंगे। 159 जो अभ्यर्थी हैं, जयप्रकाश मेरे साथ था, उनके लिए भी हमने मांग रखी है। एक दोस्तों जो 15 दिसंबर तक विभागों को जो भर्तियों की विज्ञप्तियां भेजने की जो इनकी अभ्यर्थनाएं भेजने के आदेश मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए थे, चाहे वो कृषि प्रेक्षक भर्ती हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, और चाहे वो डीएलबी की फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो जेएन हो डीएलबी की, चाहे आरएस भर्ती हो, ग्राम सेवक, सारे तमाम जो भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, वो मांग भी हमने आज रखी है। और मैंने कहा कि साहब अभ्यर्थना जो पूछ चुकी है उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, बेरोजगारों को राहत मिलनी चाहिए, नए साल पे तोहफा मिलनी चाहिए। जो भर्तियों की अभ्यर्थना आपने कहा 15 तक पूछ जाएगी, वो बात भी रखी है। तो कृषि प्रेक्षक हो, ग्राम सेवक हो, जेएन की, डीएलबी की फायर सेफ्टी फायर वाली हो, और आरएस भर्ती, सारी मांगे हमने रिक्त पदों जितने विभाग उन नई भर्तियों की मांग हमने रखी है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों इस लाइव में आने का उद्देश्य ये था, जो वहां से मुझे एक अनुशासन अच्छा लगा मेरे साथियों का। जैसे पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत कम लोगों को परमिशन दी थी, हम लोग इकट्ठे बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए, और फिर भी हमने कोशिश की, आप लोगों ने हर बात मानी है और अनुशासन अच्छा दिखाया है। और सब लोगों ने कहा था कि भैया हम जा रहे हैं, आप हमें लाइव आके जरूर बताना क्या हुआ। तो टेक्निकल हेल्पर के साथियों को ये कहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी। और हमने साथ में जो ये मांग रखी है, नहीं भर्ती है, अन्य के लोगों की मांग रखी है, एसओजी वाली भी रखी है, टेक्निकल हेल्पर वाली मैंने बड़ी मजबूती से बात रखी है। क्योंकि जब आपके चेहरे मासूम मैंने देखे ना, तो मेरा दिल कह रहा था कि इनका तो जी जान से मुझे साथ देना है। साथ तो मैं सभी का देता हूँ, सभी का देता हूं, लेकिन एक छोटा सा विशेष लगाव ऐसे लगा कि वास्तव में गरीब परिवार से निकल के आते हैं। पिछली बार जो फर्जीवाड़ा मैंने भी देखा कि ऑनलाइन जो चीज़ें स्क्रीनशॉट बाहर आ रहे थे, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमने इस बार, क्योंकि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री मिलने के बाद 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर हम 25 तारीख को बेरोजगार महासंघ कार्यालय में जो हमारा एक कोर कमेटी वापस इकट्ठे हो रहे हैं, और 25 को हम बैठ के तय करेंगे कब क्या और कैसा करना है। ये निर्णय हम सब मिलकर लेंगे कि पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें मेरे जो बहनें हैं उनका लगातार मैसेज आ रहे हैं। विजयपाल को मैंने सूचित कर दिया, विजयपाल और उनके साथी आ रहे हैं। आप सब मिलकर आप कहोगे जिससे निर्णय लिया जाएगा, आपके ऊपर ही है। 25 को वो भी आ रहे हैं। और जो मेरे साथी पंचायत राज एलडीसी के 10,029, मैं मुख्य सचिव साहब से मिलकर आया था और उन्होंने सीएम साहब से बात करने की बात की थी, और वित्त विभाग में आपकी फाइल बता रहे। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं रखी, मैं मजबूती से आपकी बात रख रहा हूँ और रखूंगा। लेकिन 25 तारीख को, क्योंकि 2 या अहम जो है इनका होना जरूरी, 2 भर्तियाँ जो 2013 की है, इनका होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि 7 साल से लंबित है और सबसे ज़्यादा दुखी ये लोग हो रहे हैं, तो 25 तारीख को बैठ के अगली रणनीति बनाएंगे आपके अनुसार, हम सब मिलकर कार्यालय में। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बहुत लोगों के आ रहे होंगे। आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जब 22 तारीख को मिलने के बाद सुन लीजिए, संघर्ष का परिणाम मिल रहा है, लेकिन जो परिणाम इन लोगों को चाहिए, जो बहनें हैं जो संघर्ष लगातार साथ देती है, जो पंचायत राज अभ्यर्थी है एलडीसी के, ये देते हैं, इनको अभी तक उनका न्याय नहीं मिला। लेकिन इसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि 2013 एनएमजीएम के पद सर्जित हो चुके थे। आपने देखा होगा कि मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में खबर भी आई थी कि इनको मिलेगा तोहफा 1 साल होने पर, पद सर्जित भी हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको वापस सर्जित को कैंसिल कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल है
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का। उनका नाम मैं सीधा ले रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, कई एमएलए ने भी बात रखी थी, मैंने बात रखी थी, लेकिन चिकित्सा मंत्री साफ हैं, वो नहीं चाहते हैं और उन्होंने पूरे मामले को वापस वो नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे में 25 तारीख को हम अंतिम निर्णय लेंगे कैसे हमें क्या करना है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कई लोगों को कॉलो मैसेज आते हैं, अभी मैसेज आ रहे होंगे, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, भाई तुम्हारी कोई भी समस्या है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आइए 25 तारीख को, एक भर्ती का एक, ऐसा नहीं 100-200 इकट्ठे, कार्यालय में इतनी जगह नहीं है, आइए। और आप जैसे आपको निर्देश दें, हमने मान लीजिए हमने घोषणा की थी कि 24 वहां दिल्ली कूच करेंगे, हमने घोषणा की थी ना कि हम 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन हमने बसों की सारी व्यवस्था कर ली थी, कितने व्यक्ति कितने लोग आएंगे, तो कम से कम आपको आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भैया आप जब भी लड़ाई छेड़ो तो हमारी भर्ती कितने लोग होंगे, आइए साथ तो दीजिए। अब आते नहीं हो, सोशल मीडिया पे कमेंट करते हो, लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं जीती जाती, इसलिए जिसकी वास्तव में आपकी पीड़ा आप साथ दोगे ना, तो मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए 25 तारीख को जो कोई भी किसी भर्ती का अभ्यर्थी है वो आके 25 तारीख को कार्यालय में एक भर्ती का एक अभ्यर्थी मिले और कहे कि हम आपके साथ हैं, रणनीति और प्लानिंग और आंदोलन में आपको भी शामिल किया जाएगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 तारीख को आप आइए। दोस्तों हमने जो आज की वार्ता हुई तो हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 1 महीने में आधी मांगे तो हमारी बिना बजट की हैं। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, आज फिर वो मांग उठाई है, लेकिन ये बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, ये मांग बहुत बड़ी मांग है, लेकिन ये कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्योंकि कमजोर पड़ने का कारण हम लोग हैं कि साहब हमारे तो पटवारी आ जाए, हमारे तो रीट आ जाए, हमारे तो राजस्थान पुलिस आ जाए, अरे हमारी भर्ती आ जाए, मेरा निजी स्वार्थ पूरा हो जाए। कभी ये नहीं सोचते कि भर्तियां बाद में आ जाएंगी, पहले बाहरी राज्य का कोटा कम हो। तो ये सब हम सब मिलकर आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं, निजी स्वार्थ के होते हुए कि मेरे तो रीट की विज्ञप्ति आ जानी चाहिए, बाहरी राज्य का कोटा कम नहीं हो, हमारा काम हो जाए। इस कारण से ये कोटा अटका पड़ा है। जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे, मजबूती से आवाज नहीं उठाओगे, फिर नहीं उठाओगे, जब तक काम नहीं होगा। फिर भी आज हमने आपकी आवाज फिर बुलंद की है, प्रदेश की मीडिया ने पूरा साथ दिया है। अभी भी कह रहा हूं, जाग जाओ अपने आंखों के लिए और हमारी इस लड़ाई, इस अभियान में साथ दे। दोस्तों आपने 1 महीने का समय दिया है इन मांगों के लिए। 1 महीने बाद मेरे जो साथी टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी भाई वो सुन लीजिए, जो लोग नहीं आए वो जाग जाइए। 1 महीने बाद हम फिर से, इस बार शांतिपूर्वक आंदोलन था और 1 महीने में हमारा काम नहीं होता तो उग्र आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि 22 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री की बात मानिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी ने 2013 में 13 की एलडीसी पंचायत राज है उसको साल भर पहले कह दिया था कि इसके आदेश जारी, उन्होंने निर्देश दे दिए थे, कैलेंडर जारी कर दिया, वो आज भी लटकी पड़ी है 10,029 पदों पर। बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करने के लिए निर्देश दिया था अधिकारियों को, वो निर्देश अभी तक अधूरे है। एनएम जी ने वाला मामला अधूरा, कई मामले ऐसे अधूरे हैं। तो ऐसे में अब जब कुछ होगा वो बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो करना छोटा मोटा कर लिया। लेकिन अभी 1 महीने का जो हमने समय दिया है और 25 तारीख को मीटिंग में तय हो जाएगा क्या करना है, हम सब मिलकर। लेकिन इस दौरान जैसे बीकानेर में कल जा रहा हूं, इसके अलावा 1 महीने के अंदर हर अभ्यर्थी से मुलाकात की जाएगी। भाई तेरी कौन सी भर्ती है, तेरे कितने लोग होंगे, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह लड़ाई उपेन्द्र यादव की नहीं है, ये प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की। हम सब मिलकर एक बड़ी रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति के तहत ही हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें, मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं हूं। जहां तक जो बात रखी है मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने कुछ काम किए भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव मुख्यमंत्री को धन्यवाद क्यों देता है। भाई मुख्यमंत्री जी ने काम किया इसलिए धन्यवाद देना पड़ता है। कौन कौन से काम कर दिए मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। गुड अकेडमी का नियम हटाया, मेरे साथ वो प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को बोला था चुनाव आचार संहिता 14 को हटी और आपको पता है आपकी घोषणा हो गई है और 25 अप्रैल को एग्जाम होगी और विज्ञप्ति भी इस वीक में आ जाएगी। और जो अभी आचार संहिता की खबरें चली कि आचार संहिता कल या कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, तो अब उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को सबको अभी थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले अवगत करवा दिया था कि साहब विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें, कहीं आचार संहिता में ये विज्ञप्ति न अटक जाए, क्योंकि बेरोजगार अभी भी विश्वास नहीं करे कि 25 अप्रैल को हमारी एग्जाम होगी। दोस्तों एग्जाम आपकी होगी। जो उन्होंने केविट लगाई है कोर्ट की कि भर्ती कोर्ट में अटके, जो छूट दी है पात्रता को लेकर, तो उन्हें केविट लगाना एक सीधा सा एक संदेश है कि भर्ती को लेकर अब सरकार सक्रिय होगी। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी। कई लोग कह रहे नहीं होगी, होगी 25 अप्रैल को। तो मैं बता रहा था, इसके अलावा 3500 पदों पर रीट की एक और सूची के आदेश, नियुक्ति आदेश भी हो चुके हैं। हमारे कुछ बेरोजगारों के 50 से ज्यादा बेरोजगारों के मुकदमे वापस ले लिए, जिनका भविष्य लटका हुआ था, 50 से ज्यादा बेरोजगारों के मुकदमे वापस ले लिए। इसके अलावा बिजली विभाग में जो अलग अलग डिस्कॉम में वाला मामला था, वो भी परीक्षा केंद्र वाला मामला था। बिजली और जेईएन वाले में, टेक्निकल हेल्पर वाले परीक्षा केंद्र का मामला है, जेईएन वाले में राजस्थान में परीक्षा केंद्र होंगे। तो कई चीजें मांगे उन्होंने पूरी की, इसलिए मेरा धन्यवाद बनता है। और रीट लेवल 2 का वेटेज का मामला था,
मुझे आज भी याद है 7 जून 2019 में मैं अशोकनगर थाने में, हम लोग कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, 82 लोग, वेटेज खत्म हो। और जो लोग आज कॉफी फेस्ट करने का काम करते हैं, जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं ना, 24 दिसंबर 2019 को 8:05 का मेरा वीडियो देखना आप, मेरी फेसबुक पर जाकर देखना, 8:05 24 दिसंबर मैं शिक्षा मंत्री के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि रीट को निकालने के लिए हमने संघर्ष किया कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो। और निकलने के बाद विसंगतियां को लेकर हमारी मीटिंग हुई थी और हमने बात रखी थी रीट का वेटेज खत्म हो, क्योंकि 90-10 होने से अब सबको राहत मिलेगी, अन्यथा लोग फर्जी डिग्री से लोग लग रहे थे। वो चीज भी हमारी एक बड़ी जीत हुई है। जिन चीज होती है, ऐसा नहीं है कि हम विरोधी पार्टी नहीं, विपक्षी पार्टी नहीं कि विरोध करते हैं, जहां मुझे लगता है काम हुआ है वह धन्यवाद देना चाहिए। अब विरोध करोगे तो कोई काम भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने इन चीजों के लिए धन्यवाद दिया। और आज जो इकट्ठे हुए कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात पूछे, क्योंकि मुझे पता है कल मुख्यमंत्री जी इस मामले में संज्ञान ले लेंगे, वो पूछ लेंगे कि ये वापस क्यों इकट्ठे हुए हैं, इतने बेरोजगार क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या इनकी मांग है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को राहत मिल सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमने एक हमारी ताकत दिखाई है। ये अभी ताकत क्या, अभी तो मैं लोगों को इकट्ठा करना शुरुआत की है, सिक्कर से, यहाँ से, अब लोग जाग रहे हैं। अब एक दिन ये देखना कि हजारों की संख्या जयपुर में होगी, हजारों की संख्या होगी। ये छोटा सा प्रयास था, किसी कॉल नहीं, ट्वीट के माध्यम से छोटा सा प्रयास है, लोग इतने आ जाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग महीने भर से तैयारी करेंगे तो हजारों की संख्या होगी, और हजारों की संख्या होगी तो हमारी मांगे भी पूरी होगी। लेकिन उससे पहले हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं है कि बेरोजगारों को हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरना पड़े, उनकी मांगे को आपको मानना होगा। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन आपका मांग पत्र सीएमओ में मुख्यमंत्री जी के वहां मैं सौंप के आया, तो वो आज भी उनके पास है, और आज वाला भी मैंने सौंप दिया है। जब उनको जब मीटिंग होगी, कई मांगों को लेकर मीटिंग प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री जी कई भर्तियों की मांगों को लेकर बहुत जल्द मीटिंग भी लेंगे। वो हमारी जो मांगे शामिल है, मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से मीटिंग लेंगे, उनमें कई मांगों का निस्तारण होगा। कुछ मांगों का निस्तारण हो चुका है, कुछ का होना बाकी है, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। नई भर्तियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी विभाग में जो रिक्त पद हैं, जो बजट में 75,000 पदों पे घोषणा की गई, उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, उसकी मांग करें। चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग करें कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकाली चाहिए, चाहे नई स्कूल व्याख्या था हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक, ये तमाम नई भर्तियों की हम मांग लगातार कर रहे हैं। नई स्कूल व्याख्याता भी अगले साल आएगी, उसके लिए भी हम मांग करें, पद भी बढ़ाई जाए, ये हम मांग करें। दोस्तों, वेटेज वाला मामला आप लोगों को बता ही दिया था, और नई विज्ञप्ति के लिए भी मैंने अभी लाइव आने से पहले कहा था कि आचार संहिता में न फंस जाए, उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि मैंने ये मांग की कल परसों में जारी करवाओ, कल ही जारी करवाओ आचार संहिता लगने से पहले। तो इसमें भी मुझे लगता है कि इसी वीक में जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। एक चीज और नोट करना, मेरा जो पिछले लाइव था, मैंने आपको क्या कहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, भैया संघर्ष करते हैं इसलिए हर चीज का पता होता है। आपको ये कहा था कि आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होगी, और पता नहीं 2 साल पे माननीय मुख्यमंत्री 17-18 को इसकी आपकी घोषणा कर दे। वो वीडियो उठा के देखना, 18 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नहीं की, आपको सबको पता है। इसको कहते हैं असली संघर्ष, लड़ाई भी लड़ते हैं, मैदान में उतरना पड़ता तो मैदान में भी उतरते हैं। और जहां दिल्ली कूच की तो वो नज़ारा अलग होगा, कूच करेंगे तो नज़ारा क्या, वो मेला होगा और वो बड़ा रेला होगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये निवेदन है कि इन तमाम हमारे बेरोजगारों की मांगों का निस्तारण करवाए। दोस्तों, हाँ, कई एक जना कमेंट करा, कृषि प्रेक्षक की मैंने कह दिया है, कृषि प्रेक्षक की आज मैंने बात रखी है कि उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, और शायद मैंने यही कहा कि इसमें नए साल पे तोहफा मिलना चाहिए, उसकी विज्ञप्ति जारी हो, वो बात रखी है, आज रखी है। इसके अलावा दोस्तों 25 को मीटिंग है। हाँ, कल मैं बीकानेर रहूंगा, इसलिए रहूंगा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो अनुशंसा, पिकअप लिस्ट की अनुशंसा आरपीसी को भिजवाई, इसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। सभी साथी घर से निकले, कल नहीं परसों रहूंगा, सॉरी, कल तो मैं निकलूंगा, कल चौमू सिकर होते मैं निकलूंगा, फतेहपुर होते शाम तक मैं बीकानेर पहुंच जाऊंगा, और 10 बजे मैं आपके बीच में बीकानेर रहूंगा। आप सोचिए, जो लोग चाहते हैं सूची उनकी जारी हो। अरे यार, आप लोगों के लिए मैं जयपुर से आ रहा हूं, आप नहीं आ सकते हो। जो भाई बहन इस वीडियो लाइव को देख रहा है वो कल घर से निकले, जो एक और जो आपकी पिकअप लिस्ट है उसकी अनुशंसा आरपीसी की जाए, इसलिए सेकंड ग्रेड 2018 के अभ्यर्थी बीकानेर पूछे। 2016 वाले भी कॉल आ रहे थे कि भैया आपका भी मामला है तो आप भी बीकानेर पूछे, जितना सहयोग होगा आप लोगों का करूंगा। एक बड़ा मुद्दा ये भी है, बीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की एग्जाम नहीं हो रही, लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं, भाइयों रजाई में से तो निकलना पड़ेगा आपको, और निकलो और बीकानेर पूछो। बीकानेर निदेशालय से ही आपके आदेश होंगे, वहां दबाव बनाएंगे। जब बीकानेर निदेशालय का घेराव होगा तो कहीं ना कहीं आवाज जयपुर तक, सरकार तक भी आएगी कि घेराव क्यों हुआ है, क्यों एग्जाम नहीं करवा रहे। तो बीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी भी ज्यादा संख्या में बीकानेर निदेशालय पूछे। मैं परसों सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, रीट 2018 मैंने आपको बताया था वीडियो से
कि क्या क्या होगा। 20-21 दिन में आपका परिणाम आएगा, 20 दिन के अंदर कभी भी आ जाए, पहले आ जाए ना, ऐसा नहीं 20-21 दिन में आएगा। इसके अलावा 7 दिन में आपका जिला आवंटन और 10 दिन में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया काउंसलिंग का आदेश, वही हुआ है और आपके आदेश हो चुके हैं। लेकिन अब चल रहा है बड़ा लड़ाई। किसकी लड़ाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसफल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं वेटिंग होना चाहिए। मैं लगातार, मुझे पता है लड़ाई होगी, तो मैं लगातार कह रहा था एक और सूची जारी होनी चाहिए। किसका पक्ष लूं? वेटिंग का पक्ष लूंगा तो रिसफल वाले गाली देंगे, और रिसफल का लूंगा तो वेटिंग वाले गाली देंगे, तो दोनों गाली देंगे ना यार। किसका पक्ष लूं? आप सोचिए। सबका, वो कह रहा है मेरे साथ, वो कह रहा है मेरे, इसलिए मैंने एक और सूची जारी करवा दी। कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो निकाल रहे हैं। हाँ, इसमें मुझे शंका है, कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि वो पोस्टेड अभ्यर्थी है, कि वो रिपीट हो रहे हैं, कि जिसकी पहले विषय कट ऑफ ऊपर थी वो नीचे आएगी, और पता नहीं कौन सा मामला बता रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, एक दूसरे का वापस नाम आ रहा है। तो उनके लिए मैंने कह दिया है कि आपको लगता है, संदेह है कि वापस अभ्यर्थी रिपीट हो रहा है, हालांकि वो हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार काम करेंगे, लेकिन मुझे भी संदेह है कि ऐसी नौबत आने से पहले हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए वो लोग रिपीट वाले जो है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप भी पूछे, बीकानेर खुद पूछे, घर बैठे नहीं, खुद पूछे, वहां बताए, मैं आपके साथ आपकी बात वहीं रखूंगा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जिससे मामला कोर्ट में अटके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, रिसफल को लेकर जो पोस्टेड अभ्यर्थी है, वो पोस्टेड अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग तो फोन करके ऐसे दादागिरी लगा रहे हैं, यार भाई आप बेरोजगार थे ना, आपका मामला कोर्ट में अटका, कमलेश कुमार मीणा वाला, मैं पागलों जैसे भागता था पीछे पीछे, आपकी भर्ती निकलवा कर आपकी ज्वाइनिंग करवाई, आपका साथ दिया। उस समय आप कहते थे हमें ज्वाइनिंग कहीं पे भी मिल जाए, कहीं पे मिल जाए। अब कह रहे हो रिसफल हो जाए तो हम घर आ जाए। यार मैं कौन होता हूं? तुम दिल पे हाथ रखिए, दो पक्ष बने, दूसरे वेटिंग वाले गाली देते। बता किसकी, मैं किसका पक्ष लूं? आप मुझे गलत मत बनाइए इसमें, मुझे दोष मत दीजिए। आप कह रहे हो हमारा साथ नहीं दे रहे, मैं ना आपका साथ दे रहा हूं ना उनका साथ दे रहा हूं। मेरा हर वीडियो, हर ट्वीट देख लेना, मैंने एक और सूची की मांग की थी, ना वेटिंग की मांग की थी, ना रिसफल की मांग की थी। इसलिए इसके अलावा मेरा एक सवाल आप लोगों से बनता है, जब मैं अनशन कर रहा था, जब हम जेल गए थे, जब लोग हम भाग रहे थे, और तब तो आपने एक भी जो पोस्टेड अभ्यर्थी है उसने कहा हम आपके साथ है, दिया साथ? नहीं, मिलने तक आप लोग नहीं आए। और दूसरी बात, बड़ा दुख होता, मैंने कभी कहता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को, जिस व्यक्ति ने आपको नौकरी दिलाने में इतनी अहम योगदान दिया, आपके साथ रहा, और उसके लिए कह रहे हो कि मैं गलत हूं। ठीक है, वो आप निजी स्वार्थ है, घर आने के चक्कर में किसी व्यक्ति को गलत ठहराना कि मैं रिसफल करवा देता तो आपके लिए अच्छा हो जाता, नहीं करवा रहा तो गलत हूं, वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं किसी का भी साथ नहीं दे रहा। जो कम से कम सूची जारी हो रही है, किसी को तो रोजगार मिल रहा, मना कर दिया था साहब, लड़ झगड़ कर ये सूची कैसे जैसे मैंने जारी करवाई है, मेरी आत्मा जानती है। उसके बावजूद भी आप लड़ते, उलझाना चाहते हो, उलझाओ, आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपकी सूची निकलवाना, वो निकल रही है। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी जिनको शंका है कि ऐसा दोबारा उनका नाम आ सकता है, वो बीकानेर 23 को पूछे 10 बजे, मैं आपकी बात वहीं रख दूंगा। विशेष शिक्षक की जो लेवल 2 की एक भी वेटिंग नहीं आई थी, एक भी, उनकी बात मैंने दोबारा रखी है, मुख्यमंत्री जी के अधिकारी के पास आज रखी है, दोबारा रखी है बात, मैंने कल भी रखी थी। और इसमें क्योंकि एक भी सूची नहीं आई, मूल पद ही खाली है, एक और सूची नहीं आई, तो इनकी मैंने बात रखी है, तो इनको राहत मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं हम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट में जाने से पहले इनको राहत मिले, तो इनके लिए भी मैंने बात रखी है, शायद इनको राहत मिल जाएगी। कोशिश ये है कि इन अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, रीड 2016 और 17, 2016 के अभ्यर्थी मुझसे मिलने, जो साइंस मैथ वाले, और 17 वाले, मैं पूरी मदद करूंगा। एक बार कोर्ट से निकल जाए, और जब चाहो जब मिल सकते हो, 25 को मिल लो, कल मिल लो, मैं आपके साथ हूं, मिलके ही आप लोगों से बात करेंगे। रीड 2020 की बात कंप्लीट कर ही चुके हैं, जो कहा वो किया है। बीएसटीसी और बीएड का एक मामला, बहुत लोग कमेंट मैसेज कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप बीएसटीसी वाले कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं दे रहे, अन्याय हो रहा है, और बीएड वाले कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत क्या मानना, सुन लीजिए, मेरा यही मानना है कि कहीं ये भर्ती आपस में आप लड़के इस भर्ती को ना उलझा दो। पिछली जो 2012 भर्ती थी, मेरे वो कई साथी लेवल 2 वाले फर्स्ट लेवल की बहुत तैयारी की, और लास्ट में 2-3 दिन पहले उनको फर्स्ट लेवल से निकाल दिया, वो टीचर आज भी नहीं बन पाए। आज वो कह रहे कि उस दिन हम लेवल 2 की तैयारी कर लेते, वो टीचर बन जाते। और अब फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं आया तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेवल 2 वाले भी कह रहे हैं हम जाएंगे, बीएड वाले भी कह रहे हैं। कोर्ट तो सबको दिखता है, भर्ती कैसे निकलती है हमें जानते हैं, हम रोज चिल्लाते हैं सोशल मीडिया पे, चैनलों पे जाके भर्ती निकालो, ज्ञापन देते हैं, पागलों जैसे घूमते हैं, और आपको आशा नहीं लगता है कोर्ट में भर्ती अटकाते। अरे किसी न किसी 31,000 को तो नौकरी मिलेगी ना। इसलिए
सभी विवेक से आप लोग एक उलझन है, एक दूसरे को गाली गलौज ना करें। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा ना करें। मैंने पहले भी सरकार को कहा था पारदर्शिता के साथ काम करें कि भर्ती ना उलझे और किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। मैंने बात रखी थी और मेरा मानना यही है कि भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित ना हो और भर्ती समय पे हो और 31,000 बेरोजगार को रोजगार मिले, जिससे उनको परिवारों को खुशियां मिले। हाँ, ये सारी चीजें तो मैंने बोल ही दी, कोई बाकी तो रहा नहीं। दोस्तों मैं कमेंट देख नहीं पा रहा, वैसे मैं पूरे दिन भर उनके बीच में खड़ा था और अभी थोड़ी देर पहले घर पूछा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और वापस मैं लाइव आ गया। हालांकि तुम्हें पता है पूरे दिन आदमी काम करेगा तो ऊर्जा तो कम हो ही जाती है, क्योंकि ऊर्जा विभाग वालों के साथ जो मैं था। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए, कोरोना काल में मैंने पूरा आपका साथ दिया। लेकिन आज एक विचित्र घटना एक बार फिर दोबारा हुई, लगातार होती। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मेरे साथ डेलीगेशन में एक जो एसओजी की जांच के लिए लाइब्रेरियन वाला अभ्यर्थी गया था, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक का एक अभ्यर्थी जा, यार वो पैसे निकाल के, भाई साहब हम सहयोग करना चाहते हैं, हमें न्याय मिल जाए। उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों का साथ ही मेरी ताकत है। मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उस अभ्यर्थी को वापस पैसे लौटाए, क्योंकि गरीब बेरोजगार की स्थिति मैं जानता हूं। यदि सहयोग करते ना, जिन लोगों को 2012 के बाद 2 से 2.5 लाख लोगों को नौकरी लगाई, वो सहयोग करते ना, तो आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय बहुत बड़ा होता, उसमें मीटिंग भी हो सकती थी। आज मैं जानता हूं, मेरे कई साथी लाइव देख रहे हैं, वो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इतनी आर्थिक स्थिति से इतना हालत खराब है, मैं फोन करता हूं, दोस्त यार 2,000 रुपये डलवा दो, दोस्त यार 5,000, दोस्त 10,000। मैं मेरे व्यक्तिगत रिश्ते से लोगों को फोन कर करके मैं संगठन चला रहा हूं। और आज फिर कहता हूं, आज उस भाई ने निवेदन किया, मैं आज फिर कहता हूं, पहले भी और आज भी किसी बेरोजगार से 1 रुपये नहीं लिया, नहीं लूंगा, नहीं लिया, नहीं लूंगा। हाँ, कोई कर्मचारी बन गया और खुशी से वो संगठन का सहयोग करना चाहता है, वो कभी भी कर सकता है, उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया। बेरोजगारों मैं जानता हूं, उसके माँ बाप कैसे कमाकर उसको भेजते हैं, वो कैसे तैयारी करता है। आज उसको रोजगार की तलाश है, आज उसको अपने भविष्य की तलाश है, उसका भविष्य कब भर्ती निकले, कब उनका भविष्य बने। इसलिए कोई भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कई बार कई लोग मेरे कार्यालय भी आ चुके हैं, लोगों ने गलत फहमियाँ, ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने गलत फहमियाँ उड़ाई है। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने तो लोगों से ये सुना, लेकिन आपसे मिलने के बाद पता चलता है कि आप बिना पैसे लिए आप सहयोग करते हो, और जबकि खुद की जेब से पैसा खर्च कर कर्जा लेके मैं आप लोगों को सहयोग कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि मैं लाइव बोलता रहता हूं यार, किसी से लेता नहीं तो नीचे कमेंट करें ना किसी से लिया, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि वो क्या है कि वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनको बहाना चाहिए किसी को बदनाम करने का। मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया कि मेरे आर्थिक हालात बिल्कुल खराब है, मैं परेशान हूं, नहीं बताया, लेकिन ये चीज इसलिए बता रहा हूं, कितना ही मैं परेशान हो गया, लेकिन मैं किसी बेरोजगार से 1 रुपये नहीं लेता, नहीं लूंगा। लेकिन उन लोगों को आप लोगों को जरूर जवाब देना है कि हम जाते हैं पैसे देते भी तो अगला आदमी पैसे वापस लौटा देता। कई बार तो कई लोग मेरे साथी, उनकी स्थिति देख के मैं उनको बिठाता हूँ, आराम से सुनता हूँ, जितना सहयोग साथ चलना है तो मैं उठ के साथ भी जाता हूँ, चल दिनेश बोर्ड या चल सच वाले, साथ भी जाता हूँ, जितना सहयोग होता है मैं करता हूँ। इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा नेता लोग घर थे, लेकिन मैं घर से बाहर रहकर अपने आप को खतरे में डालकर लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा था, आगे भी करता रहूंगा। अर्थ का अनर्थ निकालने वाले बहुत लोग हैं, बहुत फर्जी आइडिया बना के बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब लाखों बेरोजगारों का प्यार, आज मैंने एक ट्वीट किया था, देखा आपने संख्या, देखी भीड़, यही मुझे मान सम्मान और प्यार इन लोगों से मिलता है, जिससे मुझे ताकत मिलती है। किसी की बाप से नहीं डरता, जिसको जो करना वो करे। उपेंद्र यादव सीना ठोक के कहता है, लड़ता है गरीब बेरोजगारों के लिए, आगे भी लड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्जी आईडी बनाकर उल्टा सुल्टे कमेंट करने से और लोगों को भ्रमित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लगातार पहले भी संघर्ष किया था, आगे भी करूंगा, और बड़ा आंदोलन करना पड़े तो करूंगा। लेकिन जो बेरोजगारों ने विश्वास किया, उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि अब राजस्थान में हर युवा जाग चुका है, क्योंकि हमारा प्रयास लगातार सफल होता जा रहा है। कई लोगों को, जिन लोगों को रोजगार मिला उनको पता है, जो नौकरियां करें उनको पता है, उनका पूरा साथ दिया है, आपका भी साथ देंगे। लेकिन इसलिए आपसे मेरा निवेदन, एक छोटा सा और मेरा निवेदन था कि जो मेरे ट्विटर पर मैं ट्वीट सबसे पहले करता हूं, जैसे मैंने पहले ट्वीट कर दिया, अब लाइव, अब लेट आया हूं, लोग बहुत इंतजार करते हैं, तो ट्विटर पे
कम शब्दों में सटीक बात लिखी जाती है। सबसे पहले अपडेट मैं ट्विटर पर उपेंद्र यादव है, उसमें 1,81,000 से ज़्यादा फॉलोवर है, उसमें मैं ट्वीट करता हूं। तो आप लोग सत्यता के लिए, सटीक जानकारी के लिए आप वहां जुड़िए, आपको हर चीज़ का पता रहेगा कब क्या होने वाला है। मैं हर चीज़ वहां अपडेट करता हूं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज मेरे नाम से है, उपेंद्र यादव के नाम से है, उस पर जुड़िए। इसके अलावा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से एक फेसबुक पेज और बनाया, उस पर जुड़िए। ये इसलिए बता, मुझे फॉलोअर नहीं बढ़ाना, मुझे फॉलोअर नहीं बढ़ाना। जो लोग बकवास करते हैं उनको तुरंत, मेरे साथियों कह रखा है उसको ब्लॉक करो, क्योंकि हम फॉलोअर बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया का उपयोग मेरे बेरोजगार तक, मेरे भाई तक, मेरी बहन तक, उन तक सच्चाई पूछे, सटीक जानकारी पूछे, उनको पता चले क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और कब आंदोलन, क्या चीजें, उन तक सारी चीज पहुंचाने के लिए मैं सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूं। ब्लॉक करने से मेरे फॉलोअर कम होते हैं तो होने दीजिए, मुझे ऐसे गलत आदमियों का साथ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे आदमियों का साथ चाहिए जो एक ट्वीट के माध्यम से, जो इतनी संख्या में जयपुर पहुंच सकते हैं और कहते हैं भाई हम आपके साथ हैं। तो उन लोगों को मैं कह दूं आपका भाई भी आपके साथ है। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों से बचकर रहें, सावधान रहें, सीधा मेरे ट्विटर पे जुड़े, मेरी फेसबुक पे जुड़े और मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं। सीधा आपसे यही निवेदन है मेरा। और इसके अलावा अब मैं स्टूडियो में लाइव हूं, मेरा साथी जो लाइव चलाने वाला कहीं बाहर चला गया, लाइव खत्म समय होने वाला था, लेकिन अभी आप भी सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा आ गया कि मैं फिर आपसे दोबारा मिलूंगा, 23 तारीख को बीकानेर मिलूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं 100% मेरे बेरोजगार को देने के लिए। कोई भी आपका एमएलए, कोई भी एमपी या कोई भी जिला परिषद का, पार्षद का, किसी का भी चुनाव लड़ता है, वो कभी भी आपकी आवाज तक नहीं उठाता, पत्र लिखकर खाली पूर्ति कर देता है। पत्र लिख दिया, हाँ कई मुद्दों के लेकर 14% व्याख्याता वाला मामला है, और भी जो लाइब्रेरियन का मामला है, एसआई भर्ती 2016 के जो 17 दिन से वो लोग बैठे, उनकी पीड़ा मत, मुझे पता है, मैं भूला नहीं, 227 वाला मैं भूला नहीं। इसके अलावा जो लोग चयनित है एसआई भर्ती 2016 में, 227 की वजह से 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है। आप समझे उनकी वजह से आपकी लटकी पड़ी है, नहीं लटकी पड़ी है, आपके साथ पहले भी थे आज भी है, इसलिए आप ये नहीं मन में रखें कि उनकी वजह से लटकी पड़ी है। 2016 वालों को मैंने कई चीजें बताई थी, उनसे फोन पे बात हो रही है, जितना सहयोग होगा पहले भी किया था, आगे भी करूंगा। इसके अलावा दोस्तों और जो तमाम विषय बिंदु उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं हर लाइव में चर्चा करता रहता हूं। लेकिन इसके अलावा आप जो मुद्दे हैं 25 तारीख को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय सुबह 12 बजे आप पूछे, हम बैठकर एक बार उन पर चर्चा भी करेंगे, आगे हमें कैसे क्या करना है, हम सब मिलकर रणनीति बनाएंगे। उसके बाद हम आगे की जो हमारी जो जंग होगी या आंदोलन होगा उसका ऐलान करेंगे। जय हिंद।